आज हम लोग और डेरिवेशंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वो जो डेरिवेशन देख रहे थे ना हम लोग, इनको कंटिन्यू करेंगे। डेरिवेशंस किसके? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का देख रहे थे ना लास्ट क्लास में। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का डेरिवेशन देखा था, एक स्ट्रेट रॉड की वजह से, इनफाइनाइट रॉड की वजह से देखा था, फाइनाइट रॉड की एक्सिस पे देखा था, फाइनाइट रॉड की वजह से जनरल पॉइंट पे देखा था। डेरिवेशन नहीं देखा था, उसका सिर्फ फॉर्मूला देखा था। हम लोगों ने आर्क का देखा था, है ना। हम लोगों ने सर्कल के सेंटर पे देखा था, रिंग के सेंटर पे देखा था, रिंग की एक्सिस पे देखा था। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डिस्क एट इट्स एक्सिस। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डिस्क एट इट्स एक्सिस, ये हम लोग अब देखेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली चीज ये कि अगर एक डिस्क है और डिस्क के सामने उसकी एक्सिस पर मैं एक पॉइंट लेता हूं P, इस पॉइंट P पर अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, उसके लिए मुझे डिस्क का मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखा है, डिस्क के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस x दे रखा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट P निकालने के लिए मेरे पास तरीका क्या होगा? मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा यहां पे सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा एलिमेंट काटेंगे जिसको जोड़ जोड़ के हम डिस्क बना सकते हैं। सिंपलेस्ट एलिमेंट जिसको जोड़ जोड़ कर डिस्क बन सकता है वो क्या है? सर्कल है, रिंग है। तो हम लोग स्मॉलर रेडियस पे जाकर एक रिंग कंसीडर करेंगे जिसकी थिकनेस होगी dr, तो ये जो रिंग बना, इस रिंग के एक्सिस पे पॉइंट P है। इस रिंग का मास मैं dm लिख पाऊंगा, dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल r dr, क्योंकि रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई r सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस dr, ये dm हो जाएगा। अब इस रिंग की वजह से मैं पॉइंट P पर छोटा सा ग्रेविटेशनल फील्ड dg लिख पाऊंगा। dg किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, dg वेक्टर, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग होगा। तो ये dg हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था? g dm x अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमारा dg आया। दिस इंप्लाइज, अब क्योंकि सारे dg सेम डायरेक्शन में होंगे तो g को आप सीधे सीधे इंटीग्रेशन dg बोल सकते हो, क्योंकि सारे वेक्टर्स एक डायरेक्शन में डायरेक्टली ऐड आप कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू g कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, dm की जगह क्या आएगा? dm की जगह आएगा ये वाला टर्म 2 पाई सिग्मा r dr अपॉन नीचे क्या है? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में हो रहा है? r के टर्म्स में हो रहा है। r पे लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? 0 से लेकर कैपिटल R तक लिमिट लगाएंगे। अलग अलग रिंग हमें मिलती जाएगी। किसी को दिक्कत हो तो बता दो इसमें चैट पे मुझसे। यहां सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया। ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें से फिर से हमारा 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? स्मॉल r है, x नहीं है, x कांस्टेंट है, क्योंकि पॉइंट P की लोकेशन फिक्स्ड है, ये x कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो g एट P आएगा दैट विल बी इक्वल टू
जो भी आएगा एक्सप्रेशन उसको हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख पाएंगे जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, 2 पाई जी सिग्मा, ठीक है, 2 पाई जी सिग्मा, देखो 2 पाई यहाँ पर है ही, जी यहाँ पर है ही, सिग्मा यहाँ है ही, ये सब कुछ आ जाएगा। उसके अलावा बाद में आएगा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप बोलोगे सर ये थीटा क्या है, तो थीटा है बेटा इस पॉइंट P पर ये डिस्क एक कोन सब्सटेंड कर रहा होगा, उस कोन का सेमी कोनिकल एंगल ये थीटा है। ये आपका पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डिस्क होगा एट द एक्सिस ऑफ द डिस्क, 2 पाई जी सिग्मा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे जैसे x वेरी करेगा थीटा चेंज होता रहेगा। ऑब्वियसली कॉस थीटा अगर आप लिखना चाहो तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू अंदर डालने के बाद आपको सही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो असली आंसर क्या है, 2 पाई जी सिग्मा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, वाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट बेटा क्योंकि ये तो अपने पास फॉर्मूला है ना, ड्यू टू डिस्क, सॉरी ड्यू टू रिंग, रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आया था याद है, बता देता हूं। अगर रिंग हमारे पास है रेडियस r का, इसके x डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G की वैल्यू आई थी gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये एक रिंग की वजह से था। अब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना था डिस्क के लिए, तो डिस्क में हमने काटा रिंग, रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आएगा, वही रिंग का फॉर्मूला लगा दिया, gmx, m की जगह dm अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस रिंग है, ठीक है। देखो किसी बड़ी चीज की वजह से अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है या सेंटर ऑफ मास का उसका निकालना है या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जिस एलिमेंट को जोड़कर आप उस ऑब्जेक्ट को बना रहे हो, उस एलिमेंट की वजह से जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है या उसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो याद होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। नहीं तो आपको अगर एलिमेंट का ही नहीं मालूम तो पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, होगा ही नहीं, ठीक है बेटा। चलो, तो डिस्क की वजह से भी हमने देख लिया। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। अगर इनफाइनाइट शीट है हमारे पास, इनफाइनाइट शीट में ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि इनफाइनाइट 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को मैं 2 डायमेंशनल में कैसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूं, तो इसलिए मैं उसका बस एक पोर्शन काट के दिखा रहा हूं आपको। ये आपका इनफाइनाइट शीट है। इस इनफाइनाइट शीट के सामने कोई पॉइंट है, यहां पर लेट्स से इससे x डिस्टेंस पे वाला पॉइंट P है। मुझे इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। आपको क्योंकि इनफाइनाइट शीट है, टोटल मास तो बताया जा नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या दे रखा है, मास पर यूनिट एरिया दे रखा है आपको, दिस इज इक्वल टू सिग्मा। मास पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा है। अब इस इनफाइनाइट शीट की वजह से इस शीट से x डिस्टेंस पे जो पॉइंट P आ रहा है, इस पॉइंट P पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। क्या करेंगे हम इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए, हमें एक ऐसा एलिमेंट सोचना है जिसको जोड़ जोड़ के हम इस पॉइंट P को बना पाए। एनी आइडिया आप टाइप करके बता सकते हो, एनी आइडिया या हैंड रेस करके भी बता सकते हो कि क्या जोड़ने से हमारा ये शीट बन जाएगा, इनफाइनाइट शीट बन जाएगा। सही आंसर दिया आपने कि सर एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम यहां से y डिस्टेंस पर जाएं और एक रॉड कंसीडर करें dy थिकनेस की, ठीक है। अब इस रॉड की वजह से पॉइंट P पर हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं, है ना। रॉड की वजह से, ये रॉड कैसा इनफाइनाइट रॉड है ना, रॉड इनफाइनाइट रॉड की वजह से पॉइंट P पे हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं dg। ये dg कितना हो जाएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसका अगर मैं L लेंथ कंसीडर करता हूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, dA विल बी इक्वल टू L dy।
This implies mass will be equal to, yeah, dm will be equal to sigma dA, that is equal to sigma L dy, है ना. So this implies dm per unit length is equal to sigma dy. This is your mass per unit लेंथ ऑफ रॉड. ये जो रॉड हमने कंसिडर करी है, रॉड का मास पर यूनिट लेंथ की जरूरत पड़ता है तब जाके आप उसके आगे की कोई बात कर पाते हो. तो आप लिख पाओगे dg इज इक्वल टू 2g लैम्डा बाय r होता है, यहां r कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये dg होगा. dg कितना है वापस लिख लेते हैं एक बार, dg इज इक्वल टू 2g, लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि रॉड की वजह से क्या होता है फील्ड, 2g लैम्डा बाय r. 2g लैम्डा, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, अपॉन r इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इनफाइनाइट रॉड. तो 2g लैम्डा हमने दिखा रखा dm बाय l इज इक्वल टू 2g सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये अपना x कांस्टेंट है, 2g सिग्मा सब कांस्टेंट है. हमें अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, g इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dg कर दूंगा तो काम हो जाएगा. क्या काम हो जाएगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि dg का हर एक रॉड की वजह से, अगर मैं यहां का रॉड लूं तो यहां के रॉड की वजह से dg का डायरेक्शन अलग होगा. सारे dg सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए g इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन dg. इनफैक्ट g निकालने के लिए आपको इस dg का g वाला कंपोनेंट करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज dg परपेंडिकुलर टू द शीट, और आपका g जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dg perpendicular to the sheet, that is equal to integration dg cos theta, where this angle is theta, that is equal to integration dg कितना है, 2g sigma dy upon under root of x square plus y square into cos theta is x upon under root of x square plus y square. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में. वो ट्राइंगल देखिए, ये x, ये y, ये r, ये p, ये थीटा. समझ में आई बात? आपका जो dg आया था वो इस डायरेक्शन में था, हमें dg का ये वाला कंपोनेंट करना पड़ा, dg cos थीटा, और उसको इंटीग्रेट करना पड़ा. ठीक है, r कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अंडरस्टूड? अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा g इज इक्वल टू 2 पाई g सिग्मा. ठीक है, क्या आंसर मिलेगा? 2 पाई g सिग्मा. कैलकुलेशन काफी है, बट अल्टीमेटली आंसर सिंपल आता है, 2 पाई g सिग्मा. ना इसको x से मतलब है, ना y से मतलब है, ना किसी और चीज से मतलब है, सिर्फ सिग्मा से मतलब है. 2 पाई g सिग्मा विल बी योर आंसर. कॉपी कर लिया? आगे बढ़े. अभिरूप बनर्जी, आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई थी? मैंने मैसेज बाद में देखा है आपका. आ गया? ओके ओके बेटा.
ठीक है, देखो इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है। ये जो मैंने तरीका बताया ना, ये गधों का तरीका है। गधों का नहीं मतलब एकदम वो लोग जो एकदम पत्थर की लकीर पे चलते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे करते हैं, चीज ऐसे करते हैं, चीज ऐसे करते हैं। जो अपना थोड़ा दिमाग लगाने को तैयार है उनके लिए ऑल्टरनेट मेथड भी है, जो एक लाइन का है। इनफाइनाइट शीट का शेप कैसा होगा, कोई मुझे बता सकता है? सब लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। इनफाइनाइट शीट का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगल, सर्कल, क्या होता है? स्क्वायर, क्या होता है? एलिप्स, पैराबोलिक होता है, हाइपरबोलिक होता है, क्या होता है? स्क्वायर होता है। एक आंसर है स्क्वायर होता है। और कोई? सर्कल। देखो भैया जवाब है, एक ने सही दिया है बस, ये नेवर एंडिंग है। सो वी कांट से, वी कांट टेल इट्स शेप। जो लोग बोल रहे हैं स्क्वायर होता है, जाके इन्फिनिटी पे चेक करके आए क्या? समझ में आई बात? जो लोग स्क्वायर बोल रहे हैं इन्फिनिटी पे जाके चेक करके तो आया नहीं, जिसने सर्कल बोला वो इन्फिनिटी पे जाके चेक करके तो आया नहीं। और मैंने क्या किया, इन्फाइनाइट रॉड्स मान मान के जोड़ दिया, तो मैंने ऑटोमेटिकली क्या एज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया वो रेक्टेंगल है ना? तो मैंने जो सॉल्यूशन किया गलत है क्या? नहीं, वो गलत नहीं है, वो एकदम सही है। लेकिन उसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि किसी ने चेक नहीं किया। मैं जो मर्जी मान लूं, मैं चाहूं तो स्क्वायर मान लूं, मैं चाहूं तो रेक्टेंगल मान लूं, मैं चाहूं तो सर्कल मान लूं, मैं चाहूं तो एलिप्स मान लूं। तो मैंने बोला, मैंने स्क्वायर मान के या रेक्टेंगल मान के तो सॉल्व कर लिया एक बार, अब मैं सॉल्व करूंगा सर्कल मान के, या इसको बड़ा सा डिस्क मान के। सो लेट्स अज्यूम इट टू बी अ डिस्क। तो मेरे पास ये डिस्क है जिससे x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, इस पे सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है। तो पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा G, वो कितना होता है? सिग्मा बाय, सॉरी सिग्मा नहीं, 2 पाई G सिग्मा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, जहां पर ये वाला एंगल थीटा है। हाँ या ना? नाउ इफ शीट इज इनफाइनाइट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर g इज इक्वल टू 2 पाई g सिग्मा हो जाएगा, खत्म। इतना सिंपल सॉल्यूशन है इसका। समझ में आई बात? और अगर किसी, देखिए लेकिन बात ये कि अगर एग्जाम में आता है, वैसे तो आएगा नहीं सब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी ये, पर अगर आता है तो ये डेरिवेशन नहीं कर सकते। क्या करना होगा उस केस में? या तो आप ये वाला डेरिवेशन करिए रॉड मान के, आता हूं इस क्वेश्चन पे भी, या तो इस क्वेश्चन इसको ऐसे रॉड मान के सॉल्व करिए, या फिर ये जो मेथड था ना, इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से r की जगह 0 से इंफिनिटी कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब देखते हैं, किसी ने मुझसे पूछा है कि सर थीटा 90 डिग्री क्यों हो जाएगा सर अगर शीट इनफाइनाइट हो जाएगा? देखो भैया, इस सर्कल को देखो, ये r है, ये x है। अच्छा सर्कल बोलो, ट्राइंगल को देखो, ये r है, ये x है, और ये डिस्टेंस कितना? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपका tan थीटा कितना होगा? r बाय एक्स, है ना? नाउ इफ r इज इक्वल टू इंफिनिटी, tan थीटा विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ या ना? ये तो मैंने अलग तरीके से आपको समझा दिया सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए, अदरवाइज उल्टा लॉजिक है। क्यों? यहां इस हम मानते हैं कि जब ये r इंफिनिटी हो जाएगा तब ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए आपका tan थीटा इंफिनिटी हो जाएगा। उल्टा लॉजिक है, असलियत में उल्टा हो चल रहा है चीजें। ट्रायंगल में
ये r है, ये x है। अगर ये r को मैं इन्फिनिटी कर दूंगा तो ये लाइन खड़ी होती जाएगी, खड़ी होती जाएगी, खड़ी होती जाएगी। अगर मैं r को इंक्रीज करता जाऊंगा, एक लाइन एक नए पेज पे करता हूं, ये देखिए, ये x है, ये r है, ये थीटा है। अगर मैं r को इंक्रीज करता हूं तो ये थीटा इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज करता हूं तो थीटा और इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज करता हूं तो थीटा और इंक्रीज हुआ। ऐसे करते करते अगर मैं इन्फिनिटी पर जाऊंगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये लॉजिक है असली में, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं, इसलिए tan थीटा कितना हो जाएगा, ये r इन्फिनिटी हो गया, r बाय एक्स, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होगा। इस लॉजिक से बोलते हैं, ठीक है, कि एंगल को 90 डिग्री करने के लिए r को इनफाइनाइट करना पड़ रहा है। मैंने उसको उल्टे लॉजिक से ये बता दिया कि आपका थीटा 90 डिग्री क्यों हो रहा है। बात देखिए, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, सो डिस्क वाला तरीका बेस्ट है ना, सिर्फ इनफाइनाइट डिस्क मान लो, थीटा 90 डिग्री, 2 पाई जी सिग्मा आंसर। अगला देखते हैं फिर, जी वेक्टर ड्यू टू, अच्छा बाकी तो आपको पता ही है, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का पता ही है, उसका डेरिवेशन मैं भी करवा नहीं सकता आपको, मतलब सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन करवाया जा सकता है बट हॉलो स्फीयर का करवा नहीं सकते, तो उसको बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हॉलो स्फीयर का क्या होता है, ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के अंदर g 0 होता है, बाहर x डिस्टेंस पे g होता है जी एम बाय एक्स स्क्वायर, जहां m इसका मास है, r इसका रेडियस है, ठीक है। तो अगर x लेस देन r है तो 0, x ग्रेटर देन r है तो जी एम बाय एक्स स्क्वायर। वहीं सॉलिड स्फीयर के लिए g वेक्टर फॉर सॉलिड स्फीयर कैसे निकलता है, बोलता है जी इन इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब एंड जी आउट इज इक्वल टू जी एम बाय एक्स स्क्वायर। ये कब वैलिड है, अगर x लेस देन इक्वल टू आर हो, और ये कब वैलिड है, जब x लेस देन आर हो और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, ठीक है। तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू हॉलो स्फीयर तक, सॉलिड स्फीयर तक पूरा देख लिया। अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स की वजह से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लिया। हम इसको कोन, हॉलो कोन और सॉलिड कोन के लिए नहीं निकालते, बाकी सारे शेप्स के लिए हमने निकाल ही लिया। सिलेंडर के लिए अभी करने की जरूरत नहीं, क्लास 12 में देखेंगे, सब कुछ अभी थोड़ा सीखेंगे। तो यहां तक कॉपी हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके बारे में मैंने कोई बात की थी आपसे कि बात ही नहीं करी है, मुझे बता दो। पोटेंशियल मैंने पढ़ाया था कि ग्रेविटेशन पढ़ाते वक्त, कि नहीं पढ़ाया था? पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ाई थी, पोटेंशियल पढ़ाया था कि नहीं, ये बताओ। नहीं पढ़ाया था। तो जो हमारे पुराने चैप्टर्स हो गए हैं उसमें सिर्फ एक यही टॉपिक बचा हुआ है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वैसे तो मतलब टॉपिक्स सारे हो गए मेरे। अब बोलोगे कि सर छोटे मोटे इधर उधर के एग्जाम्पल्स, ये वाला नहीं करा, वो वाला नहीं करा, तो एग्जाम्पल्स तो 1000 होते हैं ना, कितने करेंगे। बट टॉपिक्स अपने सारे कवर हो गए हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक आखिरी टॉपिक बचा है, इसको एक बार समझते हैं। जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी वेक्टर या इसको ई वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट, है ना, या इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर डिफाइंड होता है ना ये जी वेक्टर या ई वेक्टर। उसी तरीके से मतलब कैसे डिफाइंड होता है याद है? किसी पॉइंट P पर अगर मैं एक मास m रख दूं और वो उस m पर ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लगे,
तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास केप्ट एट पॉइंट P अपॉन मास। ये डेफिनेशन थी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, याद है कि भूल गए? उसी तरीके से जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइंड है कि पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइंड होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर या इस पर्टिकुलर पॉइंट Q पर या पॉइंट A पर या पॉइंट B पर पोटेंशियल कितना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबके बारे में सबसे पहली बात, इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था क्लास 10th में, कुछ कुछ उसी तरीके का फंडा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी। क्या कहते हैं हम इसमें, देखिए हम कहते हैं कि लेट से मेरे पास ये पॉइंट है A, मुझे इस पॉइंट A पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, VA कितना है ये बताना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन्फिनिटी से कोई मास m उठाकर इस पॉइंट A तक लेके आऊंगा, ठीक है। इस प्रोसेस में मुझे, जो मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मुझे वर्क करना पड़ा लेट से W एक्सटर्नल। ये स्लोली लेके आया हूं, तो जो मुझे एक्सटर्नल फोर्स वर्क करना पड़ेगा बेसिकली वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ रहा है। मैं सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कंसीडर कर रहा हूं और किसी फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। स्लोली लेके आया हूं तो मतलब मेरा फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, उसके इक्वल एंड अपोजिट है। इसलिए मैंने जो वर्क किया है या जो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है, दैट इज सिंपली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो पॉइंट A तक आते आते एक्सटर्नल एजेंट प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का टोटल वर्क कितना होगा, 0 होगा। ऑब्जेक्ट को हम स्लोली लेके आए हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल है, उसको एक्सेलरेट करके नहीं लाया, उसको कोई हमने काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करी है। तो अगर एक्सटर्नल वर्क सिर्फ ग्रेविटेशनल वर्क को बैलेंस कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल वर्क को कैंसिल कर रहा है, मतलब हमारा जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो -WG बोल रहा हूं, इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। चलो तो डेफिनेशन वापस आते हैं। अगर हम एक पॉइंट मास m को इंफिनिटी से पॉइंट A तक लाने में हमें वर्क W एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, then gravitational potential at point A is defined as work done by external agent or work done against gravity per unit mass, which is equal to negative of work done by gravity per unit mass। ठीक है, इस तरीके से पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट A डिफाइंड है। डेफिनेशन क्लियर है सबको कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया हमने? जैसे क्लास 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया गया था, वैसे ही हम लोग अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके अलावा एक और टर्म होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड होगा? लेट से ये रहा मेरे पास पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B। पॉइंट A का पोटेंशियल लेट से VA है, पॉइंट B का पोटेंशियल लेट से VB है, तो डेल्टा V इज गिवन बाय पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। मतलब हम लोग मतलब मैंने ये VA माइनस VB भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर नोमेनक्लेचर, बट मैंने यहां पर डेल्टा V को लिखा है VB माइनस VA। इसका मतलब क्या होगा ये समझते हैं। देखो, अगर मैं इंफिनिटी से एक मास को उठाकर पॉइंट A तक लेके जाता हूं, इस प्रोसेस में मुझे वर्क करना पड़ा WA, और उसी मास को उठाकर जब मैं पॉइंट B तक लेके गया, इस प्रोसेस में मुझे वर्क करना पड़ा WB। ये वर्क डन क्या है?
एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है। और अगर मैं ए से बी जाने में लेकर जाने में उसी ऑब्जेक्ट को वर्क करता हूं, लेट्स से डब्ल्यू ए टू बी, तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर ए तक किसी भी रास्ते से लेके आए, वर्क उतना ही होगा, वर्क सेम रहेगा। किसी भी रास्ते से इंफिनिटी से बी तक लेके आए, वर्क सेम रहेगा, चाहे उस रास्ते में इंफिनिटी से बी जाने के रास्ते में बीच में पॉइंट ए आए या ना आए। तो इसलिए ये वाला वर्क डन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू ए टू बी, है ना। डब्ल्यू ए बी विच इज वर्क डन ऑन इन मूविंग which is work done in moving the object from infinity to b along this path is same as WA plus WA to b, which is work done in moving the object from infinity to b following this path. So WB is equal to WA plus WA to b, ये हमारा वर्क डन हुआ। अब हम बोलेंगे इसका मतलब ये हो गया कि डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी। मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ मैंने उस मास से डिवाइड कर दिया जिस मास को मैं इन्फिनिटी से ए और इन्फिनिटी से बी तक लेकर जा रहा था। सो मुझे मिल गया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट मास बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, डेफिनेशन क्या बन गई पोटेंशियल डिफरेंस की, दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट मास विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। समझ में आई बात? एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, स्लोली लेके जा रहा है, इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्लियर है ये बात? मैं आगे बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। कॉपी हो गया सबको, सबका? ठीक है। तो हमने यहां क्या देखा, हमने देखा कि डेल्टा वी को अगर मैं वी बी माइनस वी ए से रिप्रेजेंट करूं, तो दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट मास। जब हम ऐसे लिखते हैं ना, कुछ मेंशन ना हो, तो इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। ठीक है, तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू मास टाइम्स वी बी माइनस वी ए, या फिर एम डेल्टा वी। अब आप बोलोगे सर हम इसको सीधे एम डेल्टा वी कैसे लिख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहा हूं, मतलब मेरे को डेल्टा वी में कंफ्यूजन क्यों नहीं होना चाहिए कि वी बी माइनस वी लिखा जाए कि वी ए माइनस वी बी लिखा जाए। तो देखिए, मैं ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके जा रहा हूं, इसमें मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना चाह रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी, यही लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी का मतलब क्या होना चाहिए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो वी बी माइनस वी ए। ये इक्वेशन एकदम सही बैठ जा रही है, इसलिए हम इसी तरीके से इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, डेल्टा वी का मतलब डब्ल्यू ए टू बी पर यूनिट मास। समझ में आई बात? सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास। डायरेक्टली ऐसा भी लिखा जा सकता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास।
ठीक है। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस एम डेल्टा वी हो जाएगा। तो ये मैंने देखा है ज्यादा काम आता है, वर्क डन इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, ये ज्यादा काम आता है। सबको क्लियर हुआ ये? आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इस पे एकदम बेसिक क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल इतना है, बी का पोटेंशियल इतना है, बताओ ए से बी लेकर जाने में हमें एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा, ग्रेविटी को कितना वर्क करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे नमूने। इससे परेशान आपको नहीं होना चाहिए, है ना? क्यों निकेत? वो क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं सीधे देख रहा हूं कि पोटेंशियल निकाला कैसे जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। एक पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। ये हमारे पास लेट से एक पॉइंट मास है m, मुझे इस पॉइंट मास से r डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना है कि Vp इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला, मैंने एक इसी लाइन के लॉन्ग इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट को रखा मास m का, और इसको मैं स्लोली लेकर आया हूं इन्फिनिटी से p तक। बीच रास्ते में लेट से किसी जनरल टाइम पे मैं यहां पे हूं, यहां से लेट से x डिस्टेंस पर हूं, और ऐसे करते हुए मैं इसको लेकर इन्फिनिटी से p तक आया हूं। ठीक है, तो मुझे बताइए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या मैं माइनस जी, अच्छा इसको मैं कैपिटल M कर देता हूं, ये स्मॉल m है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं इस जनरल पॉइंट पे? हाँ या ना? लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ना भाई? माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर तो होता है, माइनस क्या बता रहा है कि फोर्स जो है वो एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर। इसलिए वर्क डन बाय या डी डब्ल्यू बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी कैपिटल M स्मॉल m डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जी कैपिटल M स्मॉल m, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, एक्स की इनिशियल वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, फाइनल वैल्यू कितनी है आर। सो आई विल गेट डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो यू विल फाइंड माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर। ठीक है, क्या देखा हमने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर। दिस इंप्लाइज potential at point P is equal to work done by external force per unit mass, which implies potential at point P is equal to minus gm by r। तो एक पॉइंट P से, एक पॉइंट मास से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, माइनस gm by r होता है। इज इट फाइन?
सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसका एक दूसरा तरीका भी देख सकते हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। स्लोली लेके आए हैं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, और माइनस इनिशियली क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन था, जीरो। दिस इंप्लाइज आपका पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर। ये डायरेक्ट हो गया, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि वर्क डन, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने जब कैलकुलेट की थी ना, तो उसमें हमने सेम प्रोसेस यूज किया था वर्क डन निकालने के लिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो हमने सेम टू सेम प्रोसेस यूज किया था वर्क डन निकालने के लिए। सर बेटा काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो, क्योंकि हम स्लोली लेके आ रहे हैं, यही हमारा डेफिनेशन है। अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोल रहे हैं? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमने सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था। इसलिए हमने लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय ग्रेविटी, ताकि एक्सटर्नल फोर्स में भी जीरो वर्क, एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटी का वर्क मिला के जीरो हो जाए और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आए। ये हमने पोटेंशियल को डिफाइन करते वक्त एस्टेब्लिश कर लिया था। कहां पर दिखा देता हूं, ये तो ये सबको क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब हम वी आर मेकिंग श्योर कि काइनेटिक एनर्जी, हम जो वर्क कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी के पास ना जाए। कॉपी हुआ? ओके, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, तो अब हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू, अच्छा एक चीज और आएगी उसके पहले, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल V एंड G। पोटेंशियल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में, या पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में रिलेशन निकालना है। क्या करेंगे इसके लिए? देखो बहुत सिंपल सी बात, हमें पता है कि dV इज इक्वल टू माइनस dW ग्रेविटी अपॉन मास, हाँ या ना? हाँ या ना? dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी का को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं? ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर डॉट dr वेक्टर पर यूनिट मास। दिस इंप्लाइज, अब ग्रेविटेशनल फोर्स और मास को मैं E वेक्टर या G वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो dV इज इक्वल टू माइनस G वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इस तरीके से आप रिलेशन निकाल सकते हो पोटेंशियल और V और G के बीच में, dV इज इक्वल टू माइनस G वेक्टर डॉट dr वेक्टर, या फिर इसको dV इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर भी बोला जा सकता है। ठीक है, चाहो तो आप इसे ये भी लिख सकते हो, E वेक्टर को Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप करके, और dr वेक्टर को Dx i कैप प्लस Dy j कैप प्लस Dz k कैप करके डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट इट टू बी माइनस Ex dx माइनस Ey dy माइनस Ez dz। ये भी आप पहुंच सकते हो खुद से आसानी से, है ना?
तो ये हमारा पोटेंशियल और फील्ड के बीच में रिलेशन है। dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर, या dv इज इक्वल टू ई को आप g से रिप्रेजेंट कर सकते हो माइनस जी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अगर सारा का सारा g x डायरेक्शन में ही है तो ई वाई और ई जेड जीरो हो जाएगा, ई वाई और ई जेड जीरो हो जाएगा, सिर्फ माइनस ई एक्स डी एक्स बच जाएगा। ओके, ओके, सो वी हैव नाउ रिलेशन बिटवीन v एंड g। अब हम देखेंगे कि हम अलग अलग शेप्स की वजह से पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइंडिंग पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट शेप्ड मासेस। अलग अलग शेप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग शेप के जो मासेस हैं, उनकी वजह से हम पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये हमें देखना है। तो देखो, इसके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या क्या है? एक तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जिसके से आपको पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, तो आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर किया dm, इस dm की वजह से पॉइंट P पर निकाला de, आपने बोला de इज इक्वल टू g dm बाय, अगर ये डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर। ठीक है, या de वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी डी एम आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, फिर ई वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई वेक्टर करके। अच्छा, अपन को डी ई निकालना था, अपन को वी निकालना था ना। हम बोलेंगे कि इस डीएम मास की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल लेट से डीवी है। हमें पता है डीवी कितना होता है, डीवी होता है माइनस जी डीएम बाय आर। फिर हम बोलेंगे देयरफॉर वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस जी डीएम बाय आर। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है डायरेक्शन का, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन भी स्केलर है, मास भी स्केलर है, वर्क डन बाय मास भी स्केलर ही होगा। ठीक है, सो v इज इक्वल टू माइनस जी डी एम बाय आर। ये आपके पास एक तरीका हुआ पोटेंशियल निकालने के लिए। दूसरा तरीका क्या कहता है कि आप उस शेप की वजह से ई वेक्टर लिखेंगे, फिर लिखेंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन कर दीजिए इन्फिनिटी से लेके r तक। जैसे कर लीजिए dv का इंटीग्रेशन, जब r इन्फिनिटी है तो v जीरो है, जब r की वैल्यू r होगी उस वक्त का v निकालना है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन करके भी आप v कैलकुलेट कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है, सर कौन सा मेथड यूज करें दोनों में से, कब कौन सा मेथड यूज करें? तो देखो, मेथड आने आपको दोनों चाहिए। कब कौन सा मेथड यूज किया जाए? तो जब जो मेथड आसान पड़े। ठीक है, सर मुझे कैसा पता चलेगा कौन सा आसान है? तो जब आप अलग अलग शेप्स के पोटेंशियल निकालोगे दोनों मेथड से, यू विल फाइंड कि कुछ शेप्स का पोटेंशियल एक तरीके से निकाल पा रहे हो, दूसरे से नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ शेप्स का पोटेंशियल दूसरे से निकाल पा रहे हो, पहले से नहीं निकाल पा रहे हो। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से शेप के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके बेटा, कॉपी हो गया? देखो, अब लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस। एक रिंग की वजह से उसकी एक्सिस में पोटेंशियल कितना आएगा? ये हमारी रिंग है, ये रिंग की एक्सिस है। सेंटर से x डिस्टेंस पर
ये वाला जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। रिंग का रेडियस मैंने R मान रखा है, लेट्स से इसका मास m है। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, मैं दोनों मेथड से ट्राई करता हूं एक बार। पहले लिखूंगा मेथड 1, इसमें लिखूंगा मैं dv इज इक्वल टू माइनस जी dm बाय स्मॉल r यूज करने वाला हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मास के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। तो मैंने एक छोटा टुकड़ा कंसीडर किया, लेट्स से ये वाला, इसका मास है dm, इसका डिस्टेंस पॉइंट P से देखा, ये डिस्टेंस स्मॉल r कितना आया, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रिंग का रेडियस कितना है, r है। ये डिस्टेंस कितना है, r है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। सो अब मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू माइनस जी डी एम अपॉन स्मॉल r कितना है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू माइनस बाहर, g कांस्टेंट बाहर, रेडियस r भी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस x भी कांस्टेंट है, तो सब कुछ ही बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dm, दैट इज सिंपली माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ी इजीली आ गया। इतना इजीली क्यों आ गया ये, क्योंकि यार इस रिंग का हर एक पॉइंट, पॉइंट P से सेम डिस्टेंस पर है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए आप सीधे सीधे लिख सकते हो माइनस जी एम अपॉन दैट कॉमन डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसलिए बहुत ही सिंपली मेथड 1 से बन गया, मतलब dv इज इक्वल टू माइनस जी डी एम बाई आर से बन गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमें मालूम है इस रिंग की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय माइनस जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। देयरफॉर हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू ई डी एक्स, ये माइनस ई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। दो माइनस थे, दोनों कैंसिल होकर बच गया सिर्फ प्लस। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू जी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। कहां से कहां तक, x वेरी करेंगे हम लोग इन्फिनिटी से x तक। आंसर आ गया, मतलब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली घबराने वाली कोई बात नहीं है, दोनों ही मेथड से आप आसानी से पहुंच सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर पे। ऑब्वियसली इस केस में मेथड 1 आसान पड़ा, किसी और केस में हो सकता है मेथड 2 आसान पड़ जाए, तो आपको आने दोनों चाहिए। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। देखो बेटा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्लास 12th का पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें क्या पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सारे के सारे डेरिवेशन दोबारा आएंगे, इनफैक्ट इससे ज़्यादा डेरिवेशन करने होंगे, बहुत ही मतलब उस वक्त थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग सा हो जाता है फिजिक्स। मुझे मालूम है ये उतना इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है फिजिक्स का, बट और थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, तो मतलब इंटरेस्टिंग भी नहीं है, डिफिकल्ट भी है, तो लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बट कुछ नहीं कर सकते इसका। जानने से फायदा होगा कि अगर कुछ क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कॉपी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। तो अब लिखेंगे
पोटेंशियल V ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अगर हम एक हॉलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल V लिखने जाएंगे तो क्या आएगा? ये मेरे पास हॉलो स्फीयर है, मास m, रेडियस r। मुझे इसकी वजह से पोटेंशियल लिखना लेट्स से यहाँ पर सेंटर से x डिस्टेंस पर, तो मैं बोलूँगा कि इन्फिनिटी से अगर मैं इस पॉइंट तक आऊँ, पॉइंट P पर आऊँ, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, दैट इज इक्वल टू ई कितना होता है जनरल डिस्टेंस r, माइनस ऑफ माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ये dv हो गया। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू जी एम डी आर बाय आर स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? जब r इन्फिनिटी था उसका पोटेंशियल v 0 था, r की वैल्यू जब x है उसका पोटेंशियल v आपको निकालना है। तो यू विल फाइंड दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय एक्स। वही आया जो कि पॉइंट मास की वजह से आया। क्यों? क्योंकि पॉइंट मास की वजह से इस पूरे रास्ते में जो फील्ड है वही फील्ड तो एक हॉलो स्फीयर की वजह से भी है, इसलिए जो पोटेंशियल पॉइंट मास की वजह से आएगा वही पोटेंशियल हॉलो स्फीयर की वजह से भी आएगा। बट दिस इज ओनली इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। if x इज लेस देन r, मतलब अगर हम अंदर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? मान लीजिए यहां पे पहुंचे हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में कोई फील्ड तो है नहीं, तो dv 0 हो जाएगा। ठीक है, तो E in इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 0, है ना? कहां से कहां तक बोल रहा हूं मैं? अंदर के लिए मैं r से लेकर x तक आ रहा हूं। अगर मैं x इज इक्वल टू r से x तक आऊं, मतलब हम सिर्फ स्फीयर के अंदर मूव करें, तो उसमें dv कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एट x माइनस पोटेंशियल एट r इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू पोटेंशियल एट r, विच इंप्लाइज पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर, जो कि सरफेस पर है। मतलब अंदर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। अगर मैं पोटेंशियल v वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट है क्योंकि फील्ड 0 है, और सरफेस के बाहर पोटेंशियल इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है? माइनस जी एम बाय आर। ठीक है, आप पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर भी देख सकते हो, उसको भी एक बार बता देता हूं फटाफट। ये कॉपी हो गया। ये वाला पोर्शन ना मैं बोलूंगा एक बार बुक से देख लेना, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा, मुझे पता है आप लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, क्योंकि मैं खुद भी फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गया हूँ बार बस ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर करके। तो मैं बस इसको जल्दी से खत्म कर देना चाहता हूँ। दैट दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल v एंड x। हमने देखा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू r है तो ग्राफ ऐसा है, और जब x लेस देन r है तो सॉरी ग्राफ बोल रहा हूं, पोटेंशियल ऐसा वेरी कर रहा है। फॉर x ग्रेटर देन r पोटेंशियल ऐसे वेरी कर रहा है, एंड फॉर x लेस देन r पोटेंशियल कांस्टेंट है, माइनस जी एम बाय आर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा ग्राफ जो है वो पोटेंशियल और x का कुछ ऐसा नजर आएगा, पोटेंशियल वर्सेस x ग्राफ। एंड दिस पोटेंशियल वर्सेस x ग्राफ जो है ये इनफैक्ट सबका फील्ड वर्सेस x ग्राफ भी हमको ड्रॉ करना आना चाहिए, बट वो ग्राफ मैं क्लास 12 में कराऊंगा, सब कुछ क्लास 11 में सीखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए बोल रहा हूं कि अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट है, सरफेस के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर निकालने जाऊं
तो मैं इसको सिर्फ ग्राफ से डायरेक्ट आपको आंसर समझा दे रहा हूँ, जो कि हमारा अर्थ, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है इसलिए मैं ये जानना बहुत जरूरी होता है कि पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर कैसा होगा। तो बाहर के लिए तो बेटा वही फॉर्मूला लगेगा जो कि हॉलो स्फीयर के लिए था या पॉइंट मास के लिए था। So this formula is V is equal to minus gm by x। सरफेस पे कितना हो जाएगा, V सरफेस इज इक्वल टू माइनस gm by r। वापस से बना देता हूं। लेकिन अगर हम अंदर का पोटेंशियल देखेंगे तो अंदर का पोटेंशियल इस बार थोड़ा वेरी करेगा, क्योंकि अंदर फील्ड होता है माइनस जी एम एक्स बाय आर क्यूब होता है। तो आपका जो पोटेंशियल आएगा अंदर का वो कुछ इस तरीके का होता है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है या पैराबोलिक शेप है ये वाला। ये आपका जो वी सेंटर है, दिस वी सेंटर is simply 3/2 times V surface, that is equal to minus 3gm by 2r। ये V माइनस वी जी एम बाई एक्स V आउट है, V सरफेस पता है, बाहर का पता है, सेंटर का पता है। V इन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता दे रहा हूं कि V इन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3gm बाई 2r माइनस gm एक्स स्क्वायर बाय 2r क्यूब। ठीक है, ये थोड़ा गंदा फॉर्मूला है। समझ में आया? ये समझ में क्या आना, मतलब बस ये ध्यान रखना है कि बाहर का क्या है, सरफेस का क्या है, सेंटर का क्या है और अंदर का क्या है। ठीक है, ये काफी काम का है क्योंकि तुरंत छोटे से छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि सेंटर का पोटेंशियल जो है वो सरफेस के मुकाबले 1.5 टाइम्स होता है। सबको समझ में आया? पोटेंशियल, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सबका डेरिवेशन, हाँ या ना? सबको समझ में आया कि नहीं आया? ऑलमोस्ट देखो, मेहनत करो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे को अपने टाइम पे काफी कम समझ में आया था। अगर आपको ऑलमोस्ट समझ में आया तो इट्स गुड। ठीक है, जब मैं 11th क्लास में था ना, मुझे काफी कम समझ में आया था, क्योंकि आप लोगों को जितना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैंने सिखाया है ना, उतना मुझे सिखाया नहीं गया था 11th क्लास में। तो अगर आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया तो इट्स गुड। ओके बेटा।